हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9 की गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में उसका बेसिक्स देखेंगे, उसका परिचय हम लोग देखेंगे। और नया एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले बात आती है इसमें जो दिया गया है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो पहली बात तो ज्यामिति क्या होता है और फिर यूक्लिड की ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति शब्द जो है हमारा, इसको इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। और ये शब्द जो है यूनानी भाषा की जियो और मेट्रिन, इन दो शब्दों से मिलके बना है। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और मीट्रिन का मतलब होता है मापना। इसका मतलब पृथ्वी या भूमि को नापने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करेंगे वो हमारा ज्योमेट्री हो गया। ठीक है। तो पुराने समय में भी ये समस्या आई होगी कि अगर जैसे कोई दो भाई हैं तो उन दो भाइयों के बीच में ज़मीन जो है उसका बंटवारा कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया होगा, रेखा और ये कोण और ये भुजाएं, ये सब क्या कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में हम लोग परिचय करेंगे। ठीक है। अब बात आती है ये यूक्लिड कौन है। इनका थोड़ा सा परिचय हो जाए तो यूक्लिड जो है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक गणितज्ञ थे जो कि एक शिक्षक भी थे। और उस समय ज्योमेट्री से संबंधित जितना भी ज्ञान था वो बिखरा हुआ पड़ा था। पाइथागोरस ने अलग कुछ बताया था, पाइथागोरस के गुरु थेल्स थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था। तो इन्होंने क्या किया, वो जो पूरा ज्ञान था उसको एकत्रित किया और एकत्रित करके एक बुक में जो है उन्होंने पूरा ज्ञान व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास किया। और उसी बुक को नाम उन्होंने दिया एलिमेंट्स। और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। और इस एलिमेंट्स में बेसिकली 13 अध्याय थे। प्रत्येक अध्याय को उसमें जो है पुस्तिका कहा गया है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ये 13 अध्याय हैं उसमें से उन्होंने शुरुआत जहाँ से की वो थी कुछ परिभाषाओं से। तो यहाँ पे यूक्लिड की सिर्फ कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो है कि एक बिंदु किसे कहेंगे, तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। मतलब ना ये इस वैसे ऐसा संभव नहीं है, जब हम इसको लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया कवर करेगा, लेकिन इस बिंदु वो होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होता है। रेखा क्या होती है? ये रेखा है। ठीक है। तो इसमें चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, रेखा के सिरे जो हैं वो बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। कुल मिला के अगर कहा जाए रेखा जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। फिर आगे है एक पृष्ठ जिसके लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के कौन होता है? पृष्ठ किसे कहेंगे? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। जैसे ये मोबाइल, ये क्या हो गया? हमारा पृष्ठ है, लेकिन मोटाई इसमें इतनी है। अगर पृष्ठ हम लोग लेके चलेंगे तो मोटाई नहीं उसमें लेते हैं, बिल्कुल पतली मोटाई होती नहीं, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है। आगे बात आएगी पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जैसे अभी आपको बताया था रेखा के किनारे बिंदु होते हैं, उसी तरीके से पृष्ठ के किनारे जो है वो रेखाएं होती हैं। आगे है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे रेखा अभी बताया था अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, इसी प्रकार से जो समतल पृष्ठ होता है वो अनंत सीधी रेखाओं से मिलकर बनता है। बिल्कुल पास पास अनंत सीधी रेखाएं होती हैं, तो वो जो है पृष्ठ का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अब जब ये परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ी तो उसमें आपने देखा होगा कई शब्द ऐसे हैं जो परिभाषित नहीं है। कई शब्द परिभाषित हो गए, पर कुछ ऐसे भी शब्द अभी हैं जो परिभाषित नहीं हुए। तो उनके लिए कुछ अभिग्रहित और अभिधारणाएं लिखी गई हैं, तो उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले कि अभिग्रहित और अभिधारणाओं में क्या अंतर है। तो जो अभिग्रहित थे, अभिग्रहित शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया जो केवल ज्यामिति से संबंधित नहीं थी, वरन पूरे गणित में उनका यूज था, यानी संपूर्ण गणित में उनका प्रयोग किया जा सकता था। और वहीं पर अभिधारणाएं जो हैं वो उन्होंने विशेष रूप से ज्यामितीय गणित के लिए लिखी, यानी अवधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया जो विशिष्ट रूप से ज्यामितीय से संबंधित थी।
ठीक है, तो इनका अंतर भी स्पष्ट हो गया। अब हम बारी बारी से कुछ अभिग्रहित और कुछ अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग लेसन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित लिख लिए हैं और ये 7 अभिग्रहित हैं और इन पे हम लोग छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे हम कहें कि a बराबर b और b बराबर c, तो इसका मतलब ये है कि a बराबर c होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और इसी तरीके से तीसरा अभिग्रहित लिखा है कि यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। यानी दो बराबरों को अगर घटाएं तो उनका शेषफल भी आपस में बराबर होगा। चौथा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, पांचवा है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, आगे है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और अंत में जो लास्ट अभिग्रहित दिया है वो है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 अभिग्रहित हैं, इनको तो आप लोगों को याद कर ही लेना है नंबर वाइज। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कुछ अवधारणाएं। तो यहाँ पे हमारी अवधारणाएं हमने लिख ली हैं पांचों। पहली अवधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी एक ये बिंदु और एक अन्य बिंदु, यहाँ इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई एक रेखा है यही, इसको अनिश्चित रूप से इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। केंद्र मान के प्रकार से हम लोग इस तरीके से वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, आगे है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है। अंत में है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण के बराबर होता है। देखो इस तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। ठीक है, और ये एक तिरछी रेखा यहाँ पे काट रही है। अब यहाँ पे देखो ये योग जो है ये दो समकोण से कम है इधर, जबकि इधर का योग जो है ये दो समकोण से अधिक है। तो जब हम इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो इधर हम चाहे जितना बढ़ाते जाएं ये कहीं नहीं मिलेगी। ये कह रहा है कि उसी ओर मिलती है जिस ओर दो समकोण से कम होता है। अब इधर देखो दो समकोण से कम है यानी 180 अंश से, तो इधर जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको अनिश्चित रूप से तो ये कहीं ना कहीं हमें कट जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी। तो यही कह रहा है। तो ये 1 से 4 तक तो बहुत आसान है और पांचवा जो है थोड़ा सा टफ है। तो इस प्रकार से ये जो है हम लोगों ने इस वीडियो में यूक्लिड की जो 5 अवधारणाएं हैं और लगभग 7 अभिग्रहित हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ परिभाषाएं जो दी थी उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोग भी एक बार अपनी बुक में जो बुक है इससे आप लोग जो है पढ़ लेना, जो भी दिया है पूरा एक्चुअली, बल्कि हम तो आपसे कहें कि ये स्टार्टिंग से पढ़ लेना। ये 3-4 पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं और उसके बाद हम लोग जो है कल के वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।